So today we are doing section D of BBA BCom semester 3 English. We have completed section A, B and C in which we have done all the grammar part in section A and the 12 poems, 6 poems of section B and 6 poems of section C. So we have completed all the grammar and literature part. So this is the last section of English. After this we'll be completing up English syllabus, right? So Section D is all about essay type question based on section beyond the reading from the text making connections. यानी कि इसमें हमने जैसे एसेज लिखते हैं, हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, सेम हमने वैसे ही करना है. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट इज बियॉन्ड द रीडिंग. यानी कि हमने अपनी मर्जी से हमारे जितना हमें नॉलेज है, हमें अपने नॉलेज के बेस पे एंड अपने लाइक जो भी हमें आता है हमें उसके बेस पे ऐसे लिखना है जस्ट राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगी इसकी एंड यू हैव टू सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है. ओके, सो क्वेश्चन 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ प्लीज डिस्क्राइब व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन what steps can be taken by the government to improve the health of the citizens. ओके तो इसमें हमें बताना है कि हमने ग्लोबल हेल्थ यानी कि पूरे समाज की हेल्थ यानी कि जो हमारी हेल्थ है हमें क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए. यानी कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपने सिटीजन्स की अपने देश के नागरिकों की हेल्थ जो है वो अच्छी रखे. बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एग्जाम में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं. सो उसके बेस पे आपको समझ आ जाएगा कि जस्ट हमने कुछ नहीं करना, एक पैराग्राफ लिखना है, नथिंग एल्स. ओके, ये आप एक बार ही कंफर्म कर लेना कि आपको कितने पेजेस का लिखना है अपने टीचर्स से या अपने फ्रेंड्स से. बट आपको जस्ट एक ऐसे लिखना है इसमें. ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी है इसकी. सो ये एक क्वेश्चन पेपर में से सेक्शन डी का मैंने पार्ट उठाया है. सो इसमें उन्होंने सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस दिए. इनमें ऑप्शन है, हम चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं और हम चाहे तो एक भी कर सकते हैं राइट, क्योंकि हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम इसमें से भी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो इसमें उन्होंने बोला है कि पहले राइट एन ऐसे ऑन द वाटर क्राइसिस यानी कि पानी खत्म हो रहा है उस पर ऐसे लिखो. एंड दूसरा ऐसे उन्होंने लिखा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी पे, यानी कि जो हमारी इकोलॉजी है और हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पर क्या रिलेशनशिप है राइट. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जस्ट, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है. सो ऐसा ही आपको एग्जाम में आएगा. आपने कोई भी एक या दोनों आप इसमें से लिख सकते हो. सो अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ. ओके, individual regularly make decisions about their physical and mental health. मतलब जो हमारे लाइक इंडिविजुअल्स, सपोज आई एम द वन, ठीक है, मैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जो डिसीजंस है वो मैं खुद लेती हूँ. दे डू दिस बिकॉज अ सीरियस इलनेस कैन हैव अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस इफेक्ट ऑन हिज और हर फैमिली. मैं अपना ध्यान इसलिए रखती हूँ बिकॉज अगर बाई चांस मेरे को कुछ हो गया, कोई डेंजरस डिजीज मुझे इफेक्ट करेगी तो वो मेरी फैमिली और मुझे दोनों को इफेक्ट करेगी राइट. द हेल्थ ऑफ द फैमिली इज कनेक्टेड टू इंडिविजुअल्स विद इन दैट फैमिली. अब सपोज मेरी फैमिली में अगर किसी एक भी बंदे को कुछ हो जाता है तो मेरी सारी फैमिली को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं. सिमिलरली द हेल्थ ऑफ द नेशन इज क्लियरली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल. अगर हमारे नेशन यानी कि हमारा जो इंडिया है, आर नेशन इज इंडिया, ठीक है, अगर हमारी इंडिया की हेल्थ ठीक रहेगी तो इंडिया में रहने वाले लोगों की हेल्थ भी ठीक रहेगी. एक्चुअली अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन हेल्दी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स. अब सपोज हमारी इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं वही बीमार हैं तो हमारा वर्कफोर्स कितना खराब होगा. यानी कि जो लेबर हमारे यहाँ काम करती है, जो हम लोग काम करते हैं, अगर हम भी बीमार रहेंगे तो हमारी इंडिया का क्या होगा. So therefore it is an interest of governments to monitor the health of the people or citizens. अब अगर इंडिया में काम करने वाले लोग यानी कि हम लोग, हमारी ही हेल्थ खराब हो जाएगी तो कौन काम करेगा. तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए हमारी हेल्थ, अपने नेशन के लोगों की हेल्थ कैसे ठीक करनी है.
Governments also examine the connections between such factors as the health of their people, population, between such factors of healthy and lifestyle. यानी कि गवर्नमेंट ध्यान रखती है इन चीज़ों का, कई बातों का, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ ठीक रहे. दे यूज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं, यानी कि एक घर में कितने लोग हैं, हमारे यहाँ पे लेने आते हैं ना स्टैट्स, कई बार आते हैं हमारे घर पे. सो वो यही चीज़ें देखते हैं, ये स्टैट्स एंड फिगर्स होती हैं. देन दे आंसर हाउ हेल्दी देयर ओन पीपल आर एज कम्पेयर विद द फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ फिगर्स. फिर वो जब स्टैट्स वगैरह देखते हैं, जब वो आते हैं कितने लोग बीमार हैं, कितने क्या है, जो भी हॉस्पिटल्स का डाटा होता है वो सारा स्टैट्स वगैरह देखते हैं. फिर वो कंपेयर करते हैं कि पूरी दुनिया में जो बाकी कंट्रीज हैं, यानी उनके लोगों की हेल्थ और हमारी कंट्री के लोगों की हेल्थ को कंपेयर करते हैं. द मोस्ट अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी हैंडल्ड एम्पैथेटिकली. Experts are of the view that primary health care must be tackled on the basis of the priority. अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी लेना चाहिए. प्राइमरी हेल्थ केयर शुड नॉट बी इग्नोर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. जो हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो होनी ही चाहिए, यानी कि वो कभी भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए. द फॉर्मूला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मस्ट बी कीप इन व्यू. अब हम बीमार हो जाए फिर हम सही हों, उससे बेटर है कि हम बीमार ही ना हो. राइट. सपोज एक पर्सन बीमार हुआ है, ठीक है, वो कितनी देर तक बीमार रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ तक वो बीमार रहा, पर 1 मंथ के बाद वो ठीक हो गया. अब 1 मंथ के बाद ठीक होना बेटर है या पहले ही बीमार ना होना बेटर है? ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, हम 1 महीने बाद क्योर होते हैं, उससे पहले कि हम पहले ही प्रिवेंशन ले लें, हम पहले ही बचाव कर लें अपना, सो दैट हम बीमार ही ना पड़े. दैट इज मोर बेटर. 1 महीना भी वेस्ट नहीं होगा. डेवलपिंग नेशंस फेस डेडलीस्ट डिसीजेस. जो भी डेवलप हो रही होती है ना नेशंस, उनमें जो डिजीज होते हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही होती हैं, जैसे कि कोविड आया था. These can be prevented if clean water and sanitation are ensured. अगर क्लीन वाटर होगा, अगर पानी गंदा नहीं होगा, अगर साफ सफाई होगी हर जगह, तो ऑब्वियसली ये बीमारियां नहीं आएंगी. सम डिसीजंस कैन बी चेक्ड बाय वैक्सीनेटिंग पीपल. अब वैक्सीनेशंस भी लग जाती हैं तो वो ऐसे भी डिजीजेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं. एन इफेक्टिव स्टेप टू रिमेन हेल्दी इज टू टेल यंग पीपल हाउ टू अवॉइड डिसीजेस लाइक मलेरिया. अब सबसे इफेक्टिव स्टेप ये होता है कि हम पहले ही यंग जो पीपल हैं उनको अवेयर कर दे कि कैसे डिसीज से बचना है. दे शुड बी टोल्ड दैट टाइफाइड इज अ वाटरबॉर्न डिजीज. अब टाइफाइड वाटरबॉर्न डिजीज है, यानी कि अगर पानी गंदा होगा, पानी में मच्छर मक्खियाँ घूम रही होंगी, तो उससे हमें टाइफाइड हो सकता है. तो अगर हम पहले ही हमारी जो यंग जनरेशन है उनको समझा देंगे, छोटे बच्चों को बता देंगे, यंग बच्चों को बता देंगे कि गंदे पानी से टाइफाइड होता है, तो वो पहले ही अपना ध्यान रखेंगे. केयर शुड बी टेकन अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन. जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बेबीज़ होने होते हैं, अगर हम उनका भी ध्यान रखेंगे तो वो भी ठीक रहेंगे और उनके आगे बच्चे भी ठीक रहेंगे. पीपल इन जनरल एंड चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर शुड बी मेड रिमेंबर एंड सम प्रैक्टिसेस सम गोल्डन रूल्स अबाउट कीपिंग हेल्दी. यानी कि जो बच्चे हैं उनको स्पेशली, और जो लोग हैं उनको भी हमें ये बताना चाहिए कि कैसे हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, कैसे हमें हेल्दी खाना है, हेल्दी पीना है. हमने जो है अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं खानी है, अपना आसपास क्लीन रखना है. तो अगर हम ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे, ये सारी प्रैक्टिसेस उनको बताएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, वो वहाँ के लोग हमेशा ठीक रहेंगे. तो ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को ग्लोबल हेल्थ के लिए. सो ये एक एग्जाम्पल था ऐसे टाइप क्वेश्चन का. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ आर डिसीजेज फॉट इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. अब डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि जिसमें अभी डेवलपमेंट हो रही है, अभी पूरी तरीके से वो डेवलप्ड नहीं है, और डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जिसमें सब डेवलपमेंट हो चुके हैं एंड दे आर ऑलरेडी फाइन. अब उनमें डिसीजेज से कैसे लड़ा जाता है. इन द पास्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज सच एज cholera, typhoid and malaria have been the greatest threat to human health. अब टाइफाइड से, मलेरिया से बहुत लोगों की जान जाती है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ का. इन द डेवलप्ड वर्ल्ड यानी कि जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, दीज डिजीजेज आर लार्जली अंडर कंट्रोल. जो देश डेवलप्ड हैं, जो देशों में ऑलरेडी टेक्निक्स आ चुकी हैं बीमारियों से लड़ने की, वो तो अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, बट दे कॉन्टिन्यू टू प्लेग द डेवलपिंग कंट्रीज.
पर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ सारी चीज़ें भेज देते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। One reason for this difference is the fact that access to clean water and sanitation is the most almost universal in the developed world. जो कंट्रीज जो जगहें डेवलप्ड हो चुकी हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनमें साफ पानी भी है, उनमें सैनिटेशन क्लीनलीनेस भी है, हर जगह सब कुछ सही है। बट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्लीन वाटर और साफ सफाई अभी नहीं है प्रॉपरली। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज अभी हैं, जैसे कि हम इंडिया बोल सकते हैं, उनमें बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड गेट्स अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। 800 मिलियन पीपल को जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में हैं उनको अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, यानी कि गंदा पानी मिलता है। Consequently, many people in the developing countries may remain victims of the infectious diseases. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी अभी उनमें भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस अभी भी हैं, यानी कि जो डिजीजेस हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन हमारे अंदर डाल सकते हैं, वो अभी भी हैं। सैनिटेशन सेफ एंड अनकंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर नीड टू बी अवेलेबल टू द पुअर पीपल लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया जैसे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं जो कि हम देखते सड़कों पे रहते हैं या जो ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए साफ़ सफाई और साफ़ पीने का पानी अभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उनके पास नहीं है ये सब चीज़ें, इसलिए वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। सो जो लोग हैं उनको सेव रखना चाहिए फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज सच एज हार्ट डिसीज़, कैंसर एंड डायबिटीज़। अब जो हार्ट डिसीज़ है या कैंसर है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं जा सकता। तो इससे लोग कैसे सेव रह सकते हैं? अपना खुद का बचाव करके। अब जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ये तो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, तो इसका कुछ जो है वो बचाव नहीं है। बट जो कैंसर जैसी हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, ये पर्सन टू पर्सन होती हैं, तो इनमें हम खुद की सेफ्टी सबसे पहले रख सकते हैं। These three diseases cause a lot of hardship clearly. Developed and developed countries need to increase their capacities to deal with their suffering people. ये जो 3 डिजीज़ेज़ हैं, हार्ट डिसीज़, कैंसर एंड डायबिटीज़, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं एक पर्सन के लिए। तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन बंदों का, सो दैट इतना उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए कि ये डिजीज़ेज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इन द फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, एक्सेस टू स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एसेंशियल मेडिसिन्स आर एसेंशियल। अब ऐसी डिसीज़ेज़ को फाइट करने के लिए, ऐसी डिसीज़ेज़ को से बचाव करने के लिए हमें जो वर्कर्स हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, या जो हमारी मेडिसिन्स हैं, उनका प्रॉपरली बहुत अच्छे से उनको मैनेज करके रखना पड़ेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो भी हम बोल सकते हैं कि नर्सेज़ जो होते हैं, उनको वो इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, किसको कौन-सी दवाई कब देनी है। वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए और जो मेडिसिन्स हैं, वो भी एकदम उनको सबको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द सेकंड एग्ज़ाम्पल ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट भी है एंड इट्स वेरी ईज़ी। ऐसा कुछ नहीं है, ये छोटा बच्चा भी लिख सकता है। सो इट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट इन द एग्ज़ाम, ओके? अब देखते हैं थर्ड। राइट अ नोट ऑन द एक्सेस टू हेल्थ केयर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी सेम है, हेल्थ केयर के बारे में बात की गई है। ओके, अब हम कुछ अच्छा सा देखते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंडेबल हो। लेट्स फाइंड सम मोर। ओके, ये देखते हैं। एट व्हाट स्टेज डज द ग्रामर ऑफ चिल्ड्रंस इंग्लिश बिकम एविडेंट। यानी कि जो एक बच्चे की इंग्लिश है, उसमें जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, वो कब सही होती है, ठीक है? द ग्रामर ऑफ चिल्ड्रंस इंग्लिश बिकम एविडेंट व्हेन दे आर एबल टू प्रोड्यूस अटर utterances consisting of two words। इसमें वो बोल रहे हैं, जो एक बच्चा होता है, वो उसकी जो इंग्लिश की जो ग्रामर है वो तब क्लियर होती है जब वो सेंटेंसेस बनाने सीखता है। यानी कि 2 वर्ड्स हैं, उसका एक प्रॉपर सेंटेंस वो बना पा रहा है। Readers should remember that children pronunciation is far from perfect and is itself still developing। यानी कि एक जो बच्चा प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई भी एक वर्ड है, सपोज ग्रामर वर्ड है, ठीक है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है एक बच्चे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैटीज क्राई इज प्रोनाउंस्ड दीदी दाई,
and Michael sleep is pronounced as Mabel dip. From such an example, a number of typical characters of child grammar are evident. यानी कि जो एक बच्चा है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो बोलने का तरीका है, वो थोड़ा-सा सही नहीं हो सकता, बट जब वो 2 वर्ड्स को मिलके वर्ड्स बनाना सीख जाए, तो दैट मीन्स उसकी ग्रामर क्लियर हो रही है धीरे-धीरे। फर्स्ट, द utterances are clearly and significantly different from what the children could have heard. In other words, the children are reproducing new utterances. It is in the sense that we use the term creative to describe a child language. तो बेसिकली इस जो पैराग्राफ है उसका पॉइंट ये है कि एक बच्चे की ग्रामर या इंग्लिश तब हम क्लियर मानते हैं, तब हम एविडेंट मानते हैं जब वो 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाना सीख जाए। जैसे कि माइकल स्लीप, यानी कि माइकल सो रहा है। उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है? जैसे उन्होंने बोला कि माइकल, यानी कि वो माइबल ऐसे बोल सकता है एक छोटा बच्चा, बट दे कैन प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड दे हैवंट हर्ड बिफोर, यानी कि उन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जो उन्होंने पहले नहीं सुना। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दिस क्रिएटिविटी इन द लैंग्वेज इज द की पार्ट ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि ये जो वो 2 वर्ड से मिलके एक वर्ड बना पा रहे हैं, यही उनकी एक स्टार्टिंग है एंड इसी से उनकी स्टार्ट हो रही है। चाहे वो अटर नहीं कर पा रहे उसको प्रॉपरली, चाहे वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, बट वो जो है एटलीस्ट वर्ड्स बना पा रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि जब हमें लगता है कि बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। सो ऐसे ही होता है, हमारे जो ये सारे एसेज हैं ये ऐसे ही हमने करने हैं। बस आपको अपने टीचर से ये पूछना है कि हमने कितने पेजेस भरने हैं, या हम बोल सकते हैं कितनी लाइंस लिखनी है। यू हैव टू आस्क दैट। रेस्ट बस ये इतना ही होता है। मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस दिखा दी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज इट फॉर सेक्शन डी। आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड बाय दिस वी आर कंप्लीट with the English semester 3 BCom and BBA. So thank you.